गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है हिस्ट्री की पहली क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो मैं आपके लिए ज्योग्राफी की क्लासेस चल ही रही है। अब बढ़ते हैं हिस्ट्री की क्लास के अंदर। हिस्ट्री की क्लास भी आज से हमने लाना शुरू कर दिया है। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, फ्रेडरिक सूर्य की पेंटिंग जो 1848 में बनी थी। 1848 में फ्रांस के कलाकार फ्रेडरिक सूर्य के 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा। ठीक है, फ्रेडरिक के 4 पेंटिंग बताइए, उसके अंदर अपना सपनों का संसार रचा है। मुख्य बिंदु 4 है, कौन कौन से? ज्ञानोदय, कक्की मसाल, निरंकुश संस्थाओं की अवशेष, कला, कल्पना दर्श। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। मुख्य बिंदु के अंदर स्वतंत्रता की देवी के एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। क्या है? निरंकुश संस्थाओं के अवशेष। जमीन पर राजाओं के मुकुट और राजशाही के प्रति टूटे पड़े हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, कल्पना आदर्श। ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका वास्तव में साकार होना लगभग असंभव है। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। फ्रेडरिक के अंदर 3 पॉइंट थे, वो हमने बात कर लिया। अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, राष्ट्र का विचार जो 1789 में हुआ था। सामूहिक पहचान को बनाने के लिए पहला पॉइंट हो गया पितृ और नागरिक जैसे विचारों पर बल। ठीक है, कौन सा? सामूहिक पहचान बनाने के कदम में पितृ और नागरिक जैसे विचारों पर बल। इसके बाद पढ़ते हैं, वीडियो को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया गया और उसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और भार व नाप की एक समान प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 जो है दूसरा पॉइंट है ना उसका, फ्रेंच और राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। फिर बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, नेपोलियन की नागरिक संहिता जो 1804 के अंदर सिविल कोड के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, इसमें हो गया पहला सकारात्मक पहलू और दूसरा पॉइंट हो गया नकारात्मक पहलू। तो हम पहले बढ़ते हैं सकारात्मक के ऊपर। तो हो गया जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए। दूसरा पॉइंट हो गया कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। तीसरा पॉइंट हो गया सामंती व्यवस्था को ख़त्म की और किसानों को भू दासत्व की मुक्ति दिलाई। ठीक है, ये सकारात्मक हो गए। अब नकारात्मक पे बात करते हैं। कर बढ़ा दिए गए, मतलब टैक्स बढ़ा दिए गए। सेंसरशिप लागू किए गए। तीसरा हो गया सेना के जबरन भर्ती की गई, सेना में जबरन भर्ती की गई। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जिसमें सामाजिक संरचना, इसके अंदर सामाजिक संरचना के अंदर पहला पॉइंट हो गया कुलीन वर्ग। जमीन के मालिक जनसंख्या में कम लेकिन शक्तिशाली। ठीक है, तो जमीन के मालिक जनसंख्या में कम लेकिन शक्तिशाली है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन फटाफट से दबा दो, हम आपका वेट। दूसरा पॉइंट हो गया किसान वर्ग जो बहुसंख्यक आबादी और गरीब। ठीक है, तीसरा हो गया नया मध्यम वर्ग, उद्योगपतियों, व्यापारियों और डॉक्टर या वकीलों का वर्ग। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय एकता के विचारों को बढ़ावा दिया। तो ठीक है, सामाजिक संरचना के अंदर कुलीन वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया और नया मध्यम वर्ग हो गया। अब बढ़ते हैं इसी के अंदर यूरोप राष्ट्रवाद के निर्माण के अंदर ही उदारवादी राष्ट्रवाद। इसके अंदर हो गया 2 हो गए, सामाजिक संरचना और उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, अब उदारवादी पे बढ़ते हैं। राजनीतिक अर्थ इसका हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष बराबरी और तानाशाही राजतंत्र का अंत। आर्थिक अर्थ हो गया बाजार की आज़ादी और वस्तुओं व पूंजी के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों का अंत। ठीक है, अब बढ़ते हैं जॉल वेराइन 1834 क्या था? जॉल वेराइन क्या था? ये एक प्रशा की पहल
पर बना एक शुल्क संघ था। ठीक है, काम क्या था इसका, इसने 30 से अधिक मुद्राओं को घटाकर केवल 2 कर दिया और व्यापारिक शुल्क को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1815 के बाद नया रूढ़िवादी वियना संधि, जिसमें हो गई वाटरलू की लड़ाई। 1815 के अंदर वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन ने रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को हराया। वाटरलू की लड़ाई के अंदर नेपोलियन ने प्रसा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को हराया। ठीक है, उसके बाद में वियना कांग्रेस और वियना की संधि 1815 के अंदर ही। अध्यक्षता किसकी थी वियना कांग्रेस के अंदर, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता। उद्देश्य क्या था इसका, नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को ख़त्म करना और पुरानी राजशाही को वापस लाना। ठीक है, क्या करना, नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को ख़त्म करना और पुरानी राजशाही को वापस लाना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, वियना कांग्रेस के हमने क्या क्या पढ़ लिए, अध्यक्षता और उद्देश्य। अब बढ़ते हैं निर्णय के ऊपर। ठीक है, फ्रांस में बूर्बे राजवंश की सत्ता की बहाल की गई। दूसरा पॉइंट हो गया, फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य कायम किए गए ताकि वह अपना विस्तार न कर सके। ठीक है, अब इसमें क्रांतिकारी कौन कौन थे, जुसेपो मैजीनी। ठीक है, और इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी था कौन, जुसेपो मैजीनी। ठीक है, 2 गुप्त संगठन बनाए गए, कौन कौन से, यंग इटली और यूरोप इटली। यंग इटली को क्या बोला जाता था, मार्सेई में, और यंग यूरोप को बोला जाता था बर्न में। ठीक है, क्रांतियों का युग था 1830 से 1848। इसमें होता है ग्रीक स्वतंत्रता, रोमानीवाद। ठीक है, 2 हो गए इसमें। अब बढ़ते हैं पहले ग्रीक स्वतंत्रता। यूनानी 15वीं सदी से ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, 1821 में स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ। तीसरा पॉइंट है 1832 के अंदर कुस्तुनतुनिया की संधि, इसने यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। कौन सी, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि, इसके अंदर बताया इसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जिसने केवल युद्ध में तर्क वितर्क से नहीं बल्कि कला, काव्य, कहानियाँ और संगीत और लोक संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना। ठीक है, अब इसके अंदर बढ़ते हैं 1848 के फ्रैंकफर्ट संसद। ठीक है, इसमें हो गया जर्मन इलाकों में 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने सेंट पॉल चर्च में एक संसद बुलाई। ठीक है, फिर उन्होंने राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को संविधान के तहत शासन की पेशकश की, जिसे राजा ने। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्र राज्यों का एकीकरण, जिसके अंदर हो गया जर्मन का एकीकरण, इटली का एकीकरण। ठीक है, ब्रिटेन का एकीकरण, और इसके अलावा बस मतलब ये 3 ही पॉइंट है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन का एकीकरण। अब जर्मनी के एकीकरण पे बात करते हैं। जर्मनी के एकीकरण किसने मतलब नेतृत्व किसने किया, प्रसा ने किया। प्रमुख नायक कौन था, सीएम ओटो वॉन बिस्मार्क, मतलब प्रसा का सीएम था जिसने ओटो वॉन बिस्मार्क हो गया। नीति कौन सी थी, रक्त और लोहे की नीति थी। परिणाम क्या था इसका, जर्मन का एकीकरण का 7 वर्षों के दौरान 3 युद्ध हुए, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में प्रसा की जीत हुई। जनवरी 1871 में कैंसर विल्हेम्स प्रथम को एकीकरण जर्मनी का सम्राट घोषित किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इटली का एकीकरण। विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जिसने सार्डिनिया पिएडमोंट का राजा था। काउंट काउर पीएम, जिसने कूटनीति से ऑस्ट्रिया को हराया। जुसेपो गैरिबाल्डी, रेड शर्ट लाल कुर्ती दल के नेता जिन्होंने दक्षिणी इटली को मुक्त करवाया। जुसेपो गैरिबाल्डी है जिसने दक्षिणी इटली को मुक्त करवाया। जुसेपो मैनेजी वैचारिक आधार पर तैयार किया। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, इसका परिणाम जानते हैं। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अब बढ़ते हैं
पॉइंट नंबर सी, ब्रिटेन का एकीकरण। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंदर इंग्लैंड के अंदर था ये एक्ट, और स्कॉटलैंड के बीच जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको, ब्रिटेन का एकीकरण, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो फटाफट से, और कमेंट से। अब बढ़ते हैं आगे, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, जिसमें मारियान फ्रांस के राष्ट्रीय रूपक, दूसरा हो गया जर्मेनिया जर्मन की रूपक, बलूप ओक के पत्तों का मुकुट पहनती है जो वीरता का प्रतीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, इसके बाद में फिर वीडियो का एंड करेंगे। बाल्कन तनाव क्षेत्र बाल्कन तनाव क्षेत्र कौन सा था? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, साइबेरिया आदि। ये निवासियों को स्लाव कहा जाता है। समस्या, यह क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। साम्राज्य के कमज़ोर होने पर ये स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तनाव, यूरोपीय शक्तियाँ रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच इस क्षेत्र पर कब्जे की होड़ मच गई। अब इसके लास्ट पॉइंट पर परिणाम पर बात करते हैं। यह बाल्कन तनाव प्रथम विश्व युद्ध 1914 का मुख्य कारण था। ठीक है, बाल्कन युद्ध का यही था कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हुए आपसे बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो और क्या क्या आगे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप और कौन सी क्लास लेके आऊँ।